नहीं आता ताप, ऐसे हैं अरुण साहब। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। जी, आपका बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष पर आपने ये कॉन्क्लेव रखा है। अलग अलग विषय पर अलग अलग विशेषज्ञों से बातचीत और एक तरह से अमृत मंथन का काम आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे अमृत निकलेगा और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ को इसका बड़ा लाभ होगा। तो एनडीटीवी की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई और आप सभी को राम राम, जय जोहार। जय जोहार। छत्तीसगढ़ के 25 साल हुए हैं और हमारे सत्र का नाम है छत्तीसगढ़ अनलिमिटेड। और आप तो लोक निर्माण मंत्री भी हैं, तो निर्माण की पूरी जिम्मेदारी जो है आप पर है। तो आप छत्तीसगढ़ की इस विकास यात्रा को कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मुझे याद है, मैं गांव का व्यक्ति हूं। हमने गांव में वो दौर देखा है जब 4 महीने गांव में एक तरह से गांव टापू बन जाता था। बरसात में पैदल चलना भी दुश्वार होता था, किसी तरह की कनेक्टिविटी नहीं थी। न केवल गांव तक जाने का, वरन गांव के अंदर भी इतना कीचड़ होता था, इतना कीचड़ होता था कि बच्चों को स्कूल जाने से लेकर रोजमर्रा की चीजों के लिए भी लोगों को खूब तकलीफ होती थी। शहरों तक कनेक्टिविटी तो था ही नहीं, पर गांवों में भी कनेक्टिविटी नहीं के बराबर था। और इन 25 सालों में सड़क के मामले में जो तरक्की हुई है, वो मैं कह सकता हूं कि न केवल गांव की अंदरूनी सड़कें सीसी रोड के माध्यम से, अधिकांश गांव में सीसी रोड बनी हुई है, गांव के अंदर गांव तक जाने के लिए सड़की बनी हुई है, लगातार नेशनल हाईवे का जाल बिछ रहा है, स्टेट हाईवे बन रहे हैं। और आने वाले समय में, अब जब हम छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, 25 साल का ये युवा छत्तीसगढ़ हो गया है, और उसी तेजी से हमारे राज्य का औद्योगिकीकरण भी हो रहा है। लगातार नए निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, उसकी अनुरूप सड़कें हो, इसके लेकर वृहद कार्य योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। जैसे हाई स्पीड रोड की एक हमने कल्पना की है, उस पर काम प्रारंभ कर दिया है। 800, 900, 1000 किलोमीटर के 3-4 जिलों को एक हाई स्पीड सड़क से जोड़ने का काम। दूसरा, एक ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के दिन में अनेक गांव में राशन के सामग्री नहीं पहुंच पाती है, कोई बीमार है वो नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे गांवों को चिन्हित करके वहां पर सड़क या पुलिया जिस चीज की आवश्यकता है, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में सड़कों को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी तैयारी सरकार कर रही है। अभी आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में, प्रदेश के सभी जिलों में सड़कों के मरम्मत का काम, नए सड़क बनाने का काम, ब्रिजेस को ठीक करने का काम, ये पूरे प्रदेश में तेज गति से चल रहा है। सड़क को मरम्मत का काम दिसंबर तक हम पूरा कर लेंगे और पुराने सड़कों के मरम्मत के साथ साथ नए सड़कों के निर्माण के काम को भी तेज गति से पूरा करने के लिए लगातार बैठकें हो रही है, मॉनिटरिंग हो रहा है और अधिकारियों के लगातार फील्ड में प्रवास भी हो रहा है, ताकि तेज गति से काम हो। आपने सड़कों के निर्माण की बात की, तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि
जैसे बस्तर है या दूसरे जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर नक्सलवाद की जकड़ में हैं या अब थोड़े दिन बाद हम कहेंगे कि थे, तो वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यही आती थी कि वहाँ पर या तो रोड बनने नहीं दी जाती थी, बनती थी तो उसको भी उड़ा दिया जाता था, गड्ढे कर दिए जाते थे, खोद दी जाती थी। अब आपको क्या लगता है कितने दिनों में आप जो बस्तर के रिमोट एरियाज हैं वहां पर भी कनेक्टिविटी कर पाएंगे? एकदम सही कहा आपने कि जो बस्तर के अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर सड़क का निर्माण बहुत कठिन काम था। जब सुरक्षा बल उपलब्ध हो पाते थे तब हमारा कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर काम कर पाता था, और इसलिए सड़कों के निर्माण में बहुत विलंब हो रहा था। अभी जैसे जैसे नक्सलवाद सिमट रहा है वैसे ही सड़कों का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे इलाके में भारत सरकार की भी प्राथमिकता होती है, गृह मंत्रालय की, कि वो सड़कों के लेकर काम करे, उसके लिए राशि उपलब्ध कराए। तो न केवल राज्य सरकार इसके लिए काम कर रही है, केंद्र सरकार भी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सड़क पहुंचाने का काम तेज गति से कर रही है और बहुत तेजी से बस्तर में सड़कों का जाल बिछ रहा है। अच्छा, सड़कों का जाल बिछेगा तो जाहिर तौर पर लोग जंगल तक भी जा पाएंगे। तो अभी जिस तरह से हिडमा का अंत हुआ, दूसरी तमाम तरह की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, अलग अलग एनकाउंटर चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कब तक ये आप जो सारी योजनाएं बना रहे हैं वो धरातल पर आ जाएंगी या फिर अभी भी इसमें कोई वक्त लगेगा? देखिए, विकास तो सतत प्रक्रिया है। विकास के लिए अब रास्ते खुल रहे हैं। जैसे जैसे नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, हमारी एजेंसियां अंदरूनी इलाकों में भी जाकर डेवलपमेंट का काम कर रही हैं। नियत नीला नार योजना हमने चालू कर कर लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ देना प्रारंभ किया है। उनके राशन कार्ड बनाना, उनके आयुष्मान कार्ड बनाना, वहाँ तक पानी पहुँचाना, वहाँ की स्कूल ठीक प्रकार से संचालित हो, वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, मोबाइल यूनिट के माध्यम से। तो ये सारे काम लगातार चल रहे हैं। सड़कों के काम में गति आई है क्योंकि अब सुरक्षा बल की आवश्यकताएं कम है और इसलिए सड़कें जो लंबे समय से लंबित हो रही थी उसमें समय बहुत लग रहा था, अब समय कम लगेगा और तेज गति से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी सड़कें पहुंचेंगी। दिल्ली का कोई परिवार बस्तर के जंगल में जो खूबसूरत झरने हैं, खूबसूरत सीनरी है, उसको वहाँ पर रात गुजार करके देख पाएगा? वो टाइम कब आएगा? आज भी जा सकते हैं, आज भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। नक्सलवाद बहुत थोड़े से इलाके में बचा है। हमारा चित्रकूट हो, अन्य जो हमारे पर्यटन के स्थल है, वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो सरकार की बड़ी बड़ी बैठकें भी वहाँ पर हो रही है और नियमित रूप से टूरिस्ट आ रहे हैं। वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने होम स्टे की भी योजना बनाई है। वहाँ पर टूरिज्म के लिए और सुविधाओं का विस्तार का काम लगातार हो रहा है और ये भी सही है कि विकास जैसे जैसे तेज गति से आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे नक्सलवाद समाप्त होगा, टूरिज्म और बढ़ेगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल जो है हमारा बस्तर का है, खूबसूरत वन बस्तर में है और बस्तर में ऐसी ऐसी पौराणिक चीजें है जिनका रामायण काल में, प्राचीन काल में उसका उल्लेख मिलता है, लोगों के लिए देखने लायक है। ऐसे अनेक स्थान हैं और आने वाले समय में लोग वहां पर आराम से जा सकेंगे। अभी भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। नक्सलवाद बहुत थोड़े से हिस्से में बचा है और वह भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। बिल्कुल, आप चूंकि खेल मंत्री भी हैं तो ये सवाल आपसे बनता ही है। हमने मुख्यमंत्री जी से भी ये पूछा था कि बस्तर ओलंपिक ने कितनी सक्सेस आपको दी है आदिवासी युवाओं तक पहुंच बनाने में। जो युवा नक्सलवाद की तरफ आकर्षित होते थे, अब वो जो तीर कमान है
वो खेल के लिए चला रहे हैं, खेलों में तमगा हासिल करने के लिए चला रहे हैं। जब 2024 में बस्तर ओलंपिक का आयोजन हमने किया, 1,65,000 लोगों ने पंजीयन कराया, और इस बार जब पंजीयन कराया है तो 3,91,297 लोगों ने पंजीयन कराया है। जी। बड़ी बात तो इसमें यह है कि 3,91,000 में 2,27,000 बेटियां हैं, लड़कियां हैं। यह बताता है कि बस्तर का परिदृश्य कैसे तेजी से बदल रहा है, और बस्तर के युवाओं में जो प्रतिभा है, जो क्षमता है। कभी आप नारायणपुर में हमारी जो मलखम की एकेडमी है, वहां जाने का अवसर मिले तो जाकर देखिए, छोटे छोटे हमारे बच्चे, कितनी प्रतिभा है उनमें, एशिया स्तर के मेडल लेकर आते हैं। तो खेल की प्रतिभाएं बहुत है, उनको मंच देने की आवश्यकता, उनको अवसर देने की आवश्यकता वो सरकार कर रही है। और बस्तर ओलंपिक के बाद हम 20 आइकॉन चुनते हैं। बस्तर ओलंपिक के जो विजेता हैं उनको अपने राज्य की एकेडमी में प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं, ताकि आने वाले समय में वो और आगे बढ़ सके, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सके। इसके लिए मंच प्रदान करने का काम, सुविधा प्रदान करने का काम राज्य सरकार लगातार कर रही है। और निश्चित रूप से बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में आकर वो अपना भविष्य बनाए, इसमें बस्तर ओलंपिक एक बड़ा योगदान कर रहा है। राष्ट्रपति भी आई थी तो उन्होंने भी कहा कि क्रांति गौड़ जैसी लड़कियां जो है वो पिछड़े इलाकों से आगे आ रही हैं। तो क्या आने वाले वक्त में हम बस्तर से भी इसी तरह की प्रतिभाएं देखेंगे? हाँ, निश्चित रूप से सरकार का प्रयास यही है कि बस्तर, सरगुजा के जो हमारे रिमोट एरिया के खिलाड़ी हैं, बहुत प्रतिभा है। सरगुजा के इलाके में भी, बस्तर के इलाके में भी, और पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में खेल के प्रतिभाओं की कमी नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास खेल के जो सुविधाएं हैं उसकी भी कमी नहीं है। उसे संचालित करने की अच्छी व्यवस्था हो। हमारे पास हॉकी के इंटरनेशनल स्टेडियम है, क्रिकेट के इंटरनेशनल स्टेडियम है, फुटबॉल के अच्छे अच्छे स्टेडियम है, टेनिस की एकेडमी हम प्रारंभ करने वाले हैं, आर्चरी की अच्छी सुविधाएं हैं। आने वाले समय में इन संस्थाओं के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों को अवसर मिले, उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो, और जो आज खेल के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए नए नियम आए हैं, हमारे जो प्रशिक्षक हैं, हमारे खेल के अधिकारी हैं, उनको इसका प्रशिक्षण मिले, ऐसे उनके पास उपकरण हो जो आज के समय में विश्व स्तर पर उपयोग आ रहा है। ऐसे जब हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, आपसे मैंने मंत्रालय और आपके कामकाज के बारे में तो पूछ लिया। अब थोड़ा राजनीति और व्यक्तिगत मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह से मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया था कि आप छात्र राजनीति से आए, आप कहते हैं कि आपका आंदोलन में कहीं कोई रुचि नहीं थी, आप सेवा के जरिए आगे बढ़ना चाहते थे। छात्र राजनेता, फिर वकील और अब मुख्यमंत्री, कौन सा रोल जो है वो चैलेंजिंग लगता है आपको? देखिए, जीवन में जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आप जिस काम की जवाबदारी आपके पास है, जब मैं छात्र राजनीति करता था तो पूरा ध्यान मेरा रचनात्मक तरह की राजनीति में पूरी तरह से होता था। समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित करना, विविध प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करना, खेल की, निबंध की, पेंटिंग की, और जब आज उप मुख्यमंत्री हूं, इससे पहले उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता रहा, तो पूरी तरह से ईमानदारी और मेहनत से उच्च न्यायालय में वकालत की, पूरा ध्यान, पूरा समर्पण वकालत में किया। जब
एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया 2019 में सांसद बनने के बाद, फिर 2022 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, और अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में। तो मैं जो काम मेरे जुम्मे है उस काम में अपना 100% लगाकर करने का मेरा स्वभाव है। जब वकालत करता था तो पूरी ताकत, पूरी क्षमता, पूरा मेहनत, पूरा समय उसके लिए, और आज जब उप मुख्यमंत्री हूं तो उप मुख्यमंत्री के नाते जो जिम्मेदारी मेरे पास है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता के लिए उपयोगी काम कर सकूं, छत्तीसगढ़ के भले के लिए काम कर सकूं, ये पूरा ध्यान रहता है। मैं सीमित क्षमता का व्यक्ति हूं, आम व्यक्ति हूं, छत्तीसगढ़ का, गांव से निकल कर आया हूं। मेरी जितनी योग्यता, मेरी जितनी क्षमता है उसका उपयोग हमेशा अपने काम में पूरे समर्पण भाव से करता हूं। मेरा ऐसा मानना है नहीं, कि संगठन जो में तो संघर्ष काम होता आपके है। जुम्मे आए, जी। जो काम जुम्मे आए उस काम को मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ उस काम को अंजाम देकर करेंगे तो काम का रिजल्ट भी अच्छा आएगा और खुद को भी आनंद आएगा काम करने में। तो मैं इस स्वभाव का रहा हूं। नहीं तो संतुष्टि किस में मिलती है कि चूंकि संगठन में तो संघर्ष है और सत्ता में आनंद? देखिए, आनंद के लिए सत्ता नहीं है, सत्ता में भी चुनौतियां हैं, सत्ता में भी खूब मेहनत करने पड़ते हैं। संगठन का काम का अलग विषय होता है, अलग चुनौतियां होती है, यहाँ पर अलग चुनौतियां हैं। चुनौतियां कहीं पर भी कम नहीं होती है। एक सजीव व्यक्ति को पूरे जीवन भर संघर्ष करना है, मेहनत करना है, चुनौतियां आएगी, कदम कदम पर आएगी। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, छोटे पद पर हो, बड़े पद पर हो, कोई भी तरह का काम हो, हर काम में चुनौती है, हर काम में प्रतिस्पर्धा है, और आपको उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करना पड़ेगा। और यही आपके लिए उचित भी होता है। 2023 का चुनाव जो है वो आपकी संगठन अगुवाई में लड़ा गया, और तब तो ये माहौल था, मतलब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये माहौल बना दिया कि दूर दूर तक कोई नहीं है। तो क्या ये रणनीति थी या आपको लग रहा था कि ये सिर्फ हवा है उस वक्त भी? देखिए, 2023 के विधानसभा का चुनाव का जो परिणाम आया ये प्रमाणित करता है कि जो बनाया गया था वो हवाई था, गुब्बारा था। अब तक के जितने चुनाव अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हुए, 3 बार हमारी सरकार बनी थी, तीनों बार जितने प्रतिशत वोट मिले, जितने सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, उससे ज्यादा प्रतिशत वोट इस बार मिला। अब तक हमें 40-41% वोट मिला करते थे, इस बार 46.25% वोट मिला। अब तक हमें 48, 49, 51 सीटें मिला करती थी, इस बार 54 सीटें मिली। तो ये बताता है कि जो कहा जा रहा था वो हवा था, गुब्बारा था। छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको नकारा और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। और जीत के बाद विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हो रहा है। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वो छत्तीसगढ़ या प्राइड के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आगे बढ़ाया था। आपने वो सारी चीजें जो है वो बंद कर दी हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा, अब मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ के लोग सैकड़ों वर्ष से बासे बोरे बासी खा रहे हैं जी। छत्तीसगढ़ के लोग वर्षों से गेड़ी चढ़ रहे हैं। वास्तव में सरकार का काम संस्कृति को संरक्षित करने का है, पर विकास के काम भी आपको करने हैं। सरकार के नाते आपको अवसर उपलब्ध कराने हैं, उनको संरक्षित करना है, पुल्लवित करना है। दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए।
आपको जनता ने चुना कि छत्तीसगढ़ का विकास करोगे, तो कहां है विकास? कहीं नहीं। और वास्तव में छत्तीसगढ़ को गलत दिशा में ले जाने का प्रयत्न हो रहा था। अच्छा, आपकी जब सरकार आई तो तमाम जो है घोटाले उजागर हुए, जिसमें एक सबसे बड़ा शराब घोटाला था। लेकिन विपक्ष का, खास तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनका ये आरोप रहता है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। क्या ऐसा है? हमने आज मुख्यमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा कि तमाम जो लोग जो सत्ता चला रहे थे उस वक्त, वो सब जेल में थे। ये प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, ये जो ज्यादातर मामले हैं, इनकी जांच तो राज्य में कांग्रेस की सरकार रहते हुए ही प्रारंभ हो गई थी। चाहे महादेव सट्टा की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, इनकी जांच तो पहले से ही प्रारंभ हो गई थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने जांच प्रारंभ कराया, ऐसा नहीं है। पर देखिए, शराब घोटाला किस तरह से हुआ। छत्तीसगढ़ के आम लोगों को इस बात का पता दिख रहा था कि शराब दुकानों में 2 काउंटर चलते हैं। बाद में पता चला कि नकली होलोग्राम भी लगाया गया। अब जब आम लोगों को पता चल रहा है कि 2 काउंटर है, एक सरकार के खजाने में जाता है, एक दूसरे लोगों के खजाने में जाता है, जब आम लोगों को पता चलेगा तो आईटी डिपार्टमेंट वालों को भी पता चलेगा, ईडी वालों को भी पता चलेगा, तो वो जांच तो करेंगे। और इसलिए राजनीतिक आधार पर एक भी कोई जांच नहीं हुई है, एक भी जांच। और जिन मामलों में जांच हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, जमानतें नहीं हो रही है कोर्ट से, 2-2 साल से जमानत नहीं हुई है। इसका मतलब उन मामलों में तथ्य है, एजेंसियों के पास एविडेंस है, इसीलिए कोर्ट से जमानत नहीं हो रही है। और आज जिस प्रकार से ये वातावरण बनाने की कोशिश होती है, राजनीतिक आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए अरुण साहब जी, आपने इतनी बेबाकी से अपनी बातें रखी, तमाम सवालों के जवाब दिए, तमाम सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपकी पूरी टीम को फिर से एक बार बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया।